की हत्या, बदमाशों ने ताबड़तोड़ 3 गोलियां मारी। पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। 3 बजे की 3 बड़ी खबर में सबसे पहले बात बंगाल की होगी, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की है। बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद से जगह जगह पर हिंसा की खबरें हैं और इस बीच 24 परगना जिले में न्यू टाउन के बालीगारी चक पचुरिया इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दूसरी खबर में बात बिहार की होगी, जहां बिहार की नई सरकार कल आकार लेने जा रही है। 7 मई को बिहार को उसका पूरा मंत्रिमंडल मिल जाएगा और पटना के गांधी मैदान में इस शपथ ग्रहण के लिए भव्य समारोह होने जा रहा है। तीसरी खबर में बात होगी हॉर्मुज की, जहां अमेरिका का हॉर्मुज से सुरक्षित जहाज निकालने का ऑपरेशन बंद कर दिया गया। मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने आते नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच तनाव चरम पर है, जिससे युद्ध की आशंका बढ़ गई है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट जंग का नया केंद्र बनता नजर आ रहा है, जहां अमेरिका ने प्रोजेक्ट, आपको बता दें, प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत सैन्य तैनाती की है। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में इन 3 महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। और चलिए रुक कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की ओर, जहां चुनाव नतीजों के ऐलान के बाद से ही बंगाल में हिंसा का दौर जारी है। अलग अलग जिलों से नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमले और घरों पर तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही हैं। इस उथल पुथल के बीच तृणमूल कांग्रेस पर मधु मंडल नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता को पीट पीट करके मार डालने का आरोप लगा है। यह घटना मंगलवार को न्यू टाउन के बालीगारी चक पचुरिया इलाके में हुई। हालांकि टीएमसी नेतृत्व का कहना है कि यह महज एक हादसा था। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के तुरंत बाद पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया है और घटना की जांच भी शुरू हो चुकी है। अब इस बीच आरोपी कमल मंडल घटना के बाद से ही फरार बताया जा रहा है। स्थानीय लोग, बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता उसकी मदद के लिए वहां पर दौड़ रहे और उसे पास के एक अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी मौत की खबर फैलते ही आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों ने कमल के घर पर हमला कर दिया। बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई। कुछ देर बाद विधानगर कमिश्नरेट के तहत टेक्कोनो पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए, तो ये पूरा मामला जो है वो सामने आया। अब जरा हम ग्राफिक्स के जरिए बदलते तस्वीरों की बात करते हैं। जैसे बंगाल में देखिए, रिजल्ट के बाद शहर शहर में बवाल क्यों हो रहा है। कोलकाता की आपको बता देते हैं कि न्यू टाउन में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की गई। कोलकाता के धर्मतल्ला में टीएमसी ऑफिस पर बुलडोजर हुआ है। हावड़ा के बाद आपको बता दें टीएमसी ऑफिस में आगजनी हुई है। उसके बाद आसनसोल नॉर्थ में टीएमसी दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है और आगजनी भी हुई है। वेस्ट वर्धना में टीएमसी कार्यालय पर हमला किया गया है। वहीं आपको बता दें जलपाईगुड़ी में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त पश्चिम बंगाल से अब सामने आ रही है। चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर अविनाश शर्मा जी बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। बहुत स्वागत है सर आपका एचएनएन न्यूज पर। डॉक्टर अविनाश, जिस तरह की ये तस्वीर अब पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, रिजल्ट आ चुका है, भाजपा की जीत हो गई है, यहाँ पर सरकार बनाने की तैयारी है, लेकिन उससे पहले की ये उथल पुथल क्या है? सीमा जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के जो नतीजे सामने आए, पूरे देश के सामने आए हैं, तो बंगाल में आपने अगर पुराना ट्रेंड भी देखा होगा, चाहे वो वामपंथ से कांग्रेस से वामपंथी आए हो और वामपंथ से टीएमसी आई हो, तो जिस प्रकार से बंगाल में पहले चुनाव से पहले भी हिंसा होती है और चुनाव के तुरंत बाद भी हिंसा होती है, और जिस प्रकार के आज जो बयान सामने आ रहे हैं ममता बनर्जी के कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाली नहीं हूं, जिस प्रकार से वो बयान दे रही है ममता बनर्जी, उस प्रकार से ऐसा लगता है कि जैसे कोई हिटलर, तानाशाह, और जिस प्रकार की, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, लोगों को भी इस बात को समझना होगा। और जिस प्रकार की जो ये हिंसा में लिप्त टीएमसी के जो लोग हैं, और टीएमसी के आप इनको गुंडा भी कह लीजिए, उस प्रकार ये चाहते हैं कि
पर ताज्जुब की इस बात का है कि 15 साल आप सीएम रह लिया, आपको पता है हर चीज संविधान के अकॉर्डिंगली चलती है। अब आप सत्ता में नहीं हो, तत्काल प्रभाव से उन्हें अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपना चाहिए था। जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता तब तक वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करती रहती। लेकिन इस प्रकार की बातें करना, एक 15 साल एक सीनियर लीडर होते हुए आप इस प्रकार की बातें करते हैं जो इस देश में, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है ना कि राजशाही या तानाशाही से चलता है। और इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है टीएमसी में, और ये टीएमसी के कार्यालयों पे ये वो आगजनी की जो घटनाएं की जा रही है, तो ये बिल्कुल मैं समझता हूं निश्चित तौर पर किसी भी हालत में इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता और उनको अपनी हार स्वीकार करनी होगी। जी सीमा जी, बिल्कुल, क्योंकि जो घटनाएं यहाँ पर सामने आ रही है, देखिए रिजल्ट कुछ भी हो, रिजल्ट में टीएमसी जीते या भाजपा जीते, कहीं से कहीं तक जो स्थिति इस वक्त बंगाल में देखने को मिल रही है उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और ऐसी स्थिति सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन उससे पहले ये हिंसा जारी है, इस पर लगाम लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए आखिरकार क्या करना होगा? और इस तरीके की चीजें अगर सामने, क्योंकि पहले ही पता था कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा, कोई जश्न सार्वजनिक तौर पर नहीं मनाया जाएगा, ये तमाम एहतियात का पालन किया गया, नहीं तो तस्वीरें और भयावह हो सकती थी। देखिए सीमा जी, जिस प्रकार से चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी थी, चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी निष्पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करा के पूरी कर चुका है। और जहां तक तस्वीरें जी भी जो सामने आ रही है, वहां से सुरक्षा बलों का जो एक था 2.5 लाख से ज्यादा सुरक्षा बलों को तैनात की गई थी, उनका भी अब वापस लौटना जारी हो रहा है। क्योंकि टीएमसी पिछले 15 साल से सरकार में रही थी, तो कहीं ना कहीं वहां की जो स्थानीय लोकल पुलिस है, तो उनकी कहीं ना कहीं कमजोरी और उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आई। मैं ये मानता हूं कि चाहे इस प्रकार की घटना कोई भी करे, चाहे वो टीएमसी के करें, चाहे वो भाजपा के लोग करें, कोई भी करे, उसका कहीं कोई स्थान नहीं है, कानून में कहीं कोई स्थान नहीं है, और उस बात को कहीं से भी कोई जायज नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। जो इस प्रकार की हिंसा करता है और जो इस प्रकार का नुकसान, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का जो काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पर अभी हाल फिलहाल क्योंकि नई सरकार का गठन नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी अभी भी कार्यवाहक जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी की, उनकी है। उनकी पश्चिम बंगाल की पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार की हिंसा को रोका जाए। क्योंकि बिल्कुल, और बहुत जरूरी है इसके लिए एक अलग रणनीति बना करके इसके तहत ऐसी कार्रवाई की जाए, सुरक्षा के घेरे में पूरे पश्चिम बंगाल को रखा जाए। लेकिन अब स्थितियों को कंट्रोल करने की बारी है। और साथ ही साथ देखिए, अब वहां पर नई सरकार बनने जा रही है, सीएम चेहरे को लेकर के शुभेंदु अधिकारी का नाम सामने आना, आपको क्या लगता है? देखिए सीमा जी, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मोदी जी ने इस बात को कहा था सार्वजनिक तौर पर कि जो भी मुख्यमंत्री होगा वो यही पश्चिम बंगाल का होगा, लोकल होगा और आप सभी के बीच में से होगा। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो राजस्थान के सीएम रहे हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के रहे हो, चाहे वो आपके उड़ीसा के सीएम रहे हो, एकदम चौंकाने वाले नाम सामने लाती है भारतीय जनता पार्टी। और जहां तक का सवाल है इनके खुद के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी, किसी ने भी ये अनुमान नहीं लगाया था कि बिहार से जो बिहार सरकार में मंत्री थे नितिन नवीन जी, उनको ला करके इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। एक उनके पास जो अनुभव भी था, उनकी उम्र के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ज्यादा उनकी कोई अभी 50 से नीचे ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस प्रकार के तुरंत डिसीजन करती है जो एक चौंकाने वाला नाम और एक आता है। पर यह बात बिल्कुल निश्चित तौर पर साफ है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राज्यों में आपने देखा होगा एक ट्रेंड है, एक मुख्यमंत्री दो या एक उप मुख्यमंत्री, तो इस प्रकार से शायद अब की बार पश्चिम बंगाल को 2 उप मुख्यमंत्री भी देखने को मिलेंगे मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ साथ। ये देखने वाली बात जरूर होगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा सर, अभी और भी विषयों पर चर्चा आपके साथ करेंगे। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 7 मई को पटना के गांधी मैदान में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह प्रस्तावित है, जिसे लेकर के राजनीतिक गलियारों में अटकलें भी तेज हैं। हालांकि मंत्रियों के नामों की आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इस बार भी कई पुराने चेहरों की वापसी तय मानी जा रही है। गठबंधन के भीतर सीट और पदों के बंटवारे को लेकर के पहले ही सहमति बन चुकी है। ऐसे में बड़े बदलाव की संभावना कम नजर आ रही है। माना जा रहा है
कि आज मंत्रिमंडल की नई लिस्ट पर मुहर लग जाएगी, यानी कि बिहार में एनडीए से शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों के नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। बस कल शपथ ग्रहण की औपचारिकताएं बाकी रह जाएगी और इस बार लगातार अब कौन से वो नाम होंगे, इस पर चर्चाएं हो रही हैं। डॉक्टर अविनाश शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर अविनाश, क्योंकि बार बार बिहार में अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी लंबे वक्त से बातचीत चल रही थी और अब लिस्ट जारी होगी, कोई ऐसा नाम, कुछ ऐसे नाम जिस पर आपकी अटकलें? सर आप म्यूट हैं, खुद को अनम्यूट करिए। जी, निश्चित तौर पर सीमा जी, जिस प्रकार से बिहार विधानसभा का जो गणित है मंत्रिमंडल को गठन को लेकर, तो कुल मिला के 36 मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं। 36 मंत्री इसमें बन सकते हैं। तो जहां तक मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोटे से लगभग 12 मंत्री, आपके जेडीयू के कोटे से लगभग 11 मंत्री और चिराग पासवान की पार्टी से लगभग 2 मंत्री मैं मान के चलता हूं। लेकिन जिस प्रकार से अभी क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी राज्य हैं वहां युवा प्लस बुजुर्ग, युवाओं का जोश और बुजुर्गों का अनुभव, ये दोनों चीजें निश्चित तौर पर काम करती है। तो जिस प्रकार से अगर जेडीयू कोटे की बात करते हैं तो श्रवण कुमार, अशोक चौधरी और लेसी सिंह, इस प्रकार के कुछ नाम हैं निकल करके जो सामने आते हैं। और अगर इसी प्रकार से हम भारतीय जनता पार्टी के भी बात करते हैं तो मंगल पांडे, विजय कुमार सिन्हा, रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह और इस प्रकार के कुछ ऐसे नाम हैं जो निश्चित तौर पर इनको प्रमुखता से कैबिनेट में स्थान है और बाकी को राज्य मंत्रियों का दर्जा। बिल्कुल, और अब हालांकि क्योंकि नाम फाइनल होना जरूर बाकी रह गया है और उसके बाद जो चर्चाएं होंगी उसके बाद सिर्फ औपचारिक तौर पर एक शपथ ग्रहण किया जाएगा, लेकिन इन मंत्रियों के और जो चेहरे चुने जाएंगे बिहार का, उसका प्रभाव कहां तक पड़ता नजर आएगा? देखिए, मैंने आपको निश्चित पहले भी बताया कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने जो राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान को देखिए, चाहे वो मध्य प्रदेश को देखिए, तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी चाहे वो दिल्ली को लेकर के आप देखिए, तो युवाओं को मौका आगे बढ़ाने का प्रयास और बुजुर्गों का अनुभव, दोनों को साथ लेकर के चलने का जो एक समीकरण है, क्योंकि जो अनुभव बुजुर्ग नेताओं के पास है वो निश्चित तौर पर युवा नेता के पास नहीं होगा। तो युवाओं की कार्यशैली, कार्यशक्ति प्लस बुजुर्गों का साथ, तो इस प्रकार के समीकरण आपको कल के उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में क्योंकि महिला आरक्षण की भी बहुत चर्चाएं हैं, तो क्या समझे मंत्रिमंडल में महिलाओं को स्थान मिल सकता है बिहार में? कोई चेहरा निश्चित तौर पर जहां तक मैं मानता हूं कि 3 से 4 महिलाओं को भी मौका इसमें मिलेगा। अच्छा, ये एक सटीक माना जा सकता है क्योंकि महिला आरक्षण को लेकर चर्चा है, बीजेपी के पास अभी मौका है पश्चिम बंगाल में भी, असम में भी और उसके बाद अभी बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में, तो जरूर कुछ ना कुछ भाजपा यहाँ पर करती नजर आएगी 27 को ध्यान में रखते हुए भी। जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि आने वाले टाइम पे 27 का उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही महिला हितों की बात की है। उन्होंने सदन भी बुलाया था, विशेष सत्र भी बुलाया था, लेकिन इनका महिला विरोधी चेहरा। और आज निश्चित तौर पर आपने एक बात और नोटिस की होगी सीमा जी, कल जैसे कि अखिलेश यादव जी का बयान आता है तो वो बयान की एक टाइमिंग आपको देखनी होगी। यही चीज अगर वो इलेक्शन से पहले बोल देते कि उत्तर प्रदेश में हमें 27 से पहले आप महिलाओं को आरक्षण दीजिए, ये दीजिए, ये बयान की टाइमिंग को देखना होगा। हम तो पहले, बीजेपी तो पहले भी कह रही थी कि आप इसको करवाइए, आप इसको जल्द से जल्द लागू करते हैं, तो ये सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई थी। आज मुझे एक चीज और भी आप बताना चाहूंगा मैं आपके माध्यम से कि जिस प्रकार से, क्योंकि अब सबसे बड़ा राज्य का जो चुनाव है वो 27 में है उत्तर प्रदेश, और पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पे ही टिकी होती है कि उत्तर प्रदेश में अब की बार किसकी सरकार होने जा रही है, जो भी। तो इस प्रकार की जो एक टाइमिंग और इस प्रकार का कि हमें 27 से पहले आप आरक्षण दीजिए, तो आपने विरोध क्यों किया वहां पे? अब क्योंकि वो महिला वोटरों को, और आपने देखा होगा 92% से भी ज्यादा अगर पश्चिम बंगाल में पोलिंग हुई तो उसमें आधी आबादी महिलाओं की थी। जी सीमा जी, तो उसी के नतीजे जो आए, वो नतीजे सबको चौंकाने वाले थे। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया सर एचएनएन को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में यहाँ रुकेंगे, एक बहुत छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर और रुक करेंगे तीसरी बड़ी खबर का।
फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। रुख करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान किया। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू किया था। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से यह ऑपरेशन रोकने की अपील की गई है। ईरान के साथ समझौते को लेकर के बात आगे बढ़ी, इसलिए यह फैसला लिया गया है। उधर ईरान के सरकारी मीडिया ने इसे अपनी जीत बता दिया है। उनका कहना है ट्रंप को पीछे हटना पड़ा क्योंकि वो इस रास्ते को खुलवाने में नाकाम रहे। अब अमेरिका इस ऑपरेशन के तहत सिर्फ एक जहाज सुरक्षित निकाल पाया था, जबकि जंग से पहले हर दिन हॉर्मुज से औसतन 130 जहाजें गुजरते थे। इससे कुछ ही घंटे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह कहा था कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई पूरी कर ली है और अब सिर्फ प्रोजेक्ट फ्रीडम पर ध्यान है। लेकिन प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू होने के बाद ईरान नाराज हो गया था। उसने चेतावनी दी कि उसकी इजाजत के बिना कोई जहाज इस रास्ते से नहीं गुजर सकता और उसके बाद अमेरिका ने इस पूरे ऑपरेशन को वापस ले लिया। देखिए, पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स क्या रहे हैं वो पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे कि वो 5 बड़े अपडेट्स क्या क्या रहे हैं। हॉर्मुज में यूएन में नया प्रस्ताव, यूएई पर फिर से हमला, ये दूसरी बड़ी अपडेट है। तीसरी बड़ी अपडेट है कि यूएस जो है वो जॉर्ज बुश वॉरशिप हॉर्मुज पहुंच चुका है। फजूरा हमले के बाद भारत नाराज है, ये अपडेट है चौथी। और 5वीं बड़ी अपडेट है कि चीन की देसी कंपनियों को धमकी मिली है। तो ये 5 बड़ी अपडेट जो है इस वीक पिछले 24 घंटे में देखने को मिल रहा है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कर्नल देवानंद गुर्जर जी बने हुए रक्षा विशेषज्ञ। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। कर्नल साहब, इस वक्त अमेरिका ईरान में एक के बाद एक टिप्पणी चल रही है और उस टिप्पणी का कुछ खासा असर देखने को मिल जा रहा है। अमेरिका पीछे हट रहा है तो ईरान कह रहा है कि हम पहले से ही चेतावनी देके बैठे हुए। तो क्या समझा जाए, ईरान की बात मान रहा है अमेरिका? देख रहा हूं अमेरिका किसकी बात मान रहा है या ईरान क्या धमकी दे रहा है। एक बहुत मोटा इस समय जो सवाल उठ करके आ रहा है, जिस प्रकार से हम पहले भी कहते रहे हैं, मैं इसको अमेरिका वर्सेस ईरान का युद्ध नहीं देखता हूं। मैं ये देखता हूं कि अमेरिका एक तरह से अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए ईरान की रेडिकल फोर्सेस को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है और दुनिया की बहुत सारी ताकतें हैं जो अमेरिका के विरोध में खड़ी हो रही हैं। और मैं तो कोई सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अमेरिका छोड़ करके चला जाए। अमेरिका का क्या लेना देना है एक्चुअली देखा जाए तो, और वो अपने आदमी क्यों मरवाएगा। पर जो स्थिति आ रही है, हर मीडिया चैनल दुनिया में एक ऐसा नैरेटिव चलाया जा रहा है, अमेरिका हार रहा है, अमेरिका जीत रहा है, ईरान के वो लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए, हकीकत ये है, ईरान आज उस दादागिरी पे उतर चुका है। एक तरह अंतरराष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ा दी है उसने, और धज्जियां इस तरह उड़ाई है कि वो इंटरनेशनल वाटर्स में वो दुनिया के जहाजों को आने नहीं दे रहा है। अब अमेरिका कब तक ये लड़ाई लड़ेगा, वो अमेरिका का व्यक्तिगत फैसला है। उसको तो तेल ले जाना भी नहीं है, उसको तो व्यापार करना भी नहीं है। और इसके साथ साथ अब यूएनओ के अंदर सारे देश इकट्ठे होकर के
ईरान के आईआरजीसी पे दबाव बना रहे हैं, और उसी तरफ यूएई पर अमेरिका जो ईरान के आईआरजीसी खुले हमले कर रहा है। तो देखिए बड़ी पेचीदा स्थिति है। मुझे लग रहा है कहीं ट्रंप अपने राष्ट्र हित के चर्चा करते हुए ईरान से कोई ऐसा समझौता करके बाहर ना निकल जाए। अगर निकल गया और वो यहां से चला गया तो उसके लिए तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। राजनीतिक व्यक्ति चाहे सो उन पे इल्जाम लगाए, पर हकीकत यह है कि फिर ईरान की आईआरजीसी इस पूरे इलाके पर कब्जा करेगी। देखिए आज जब अमेरिका के दबाव में वो प्रेशर में नहीं आ रहा है, उसने सबको चुनौती दे दी है, सब पर चाहे जैसे फायर कर रहा है। आप अंदाजा लगाएं अगर ये आज अमेरिका इसको काउंटर करने के लिए नहीं खड़ा हो तो क्या हाल होगा दुनिया में। और ये बहुत गंभीर स्थिति है। अब अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी को सोचना पड़ेगा, अगर अमेरिका चला गया तो क्या दुनिया में कौन सी ताकतें हैं जो आईआरजीसी का मुकाबला कर सकते हैं। मैं ये मानता हूं बहुत गंभीर प्रश्न है और जिसको दुनिया को सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल कर्नल साहब, देखिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और समझने वाली बात है। जब याद है मुझे कि जब ये पूरा जंग शुरू हुआ था, इसकी बातें हो रही थी, तो ऐसा कह रहा था कि ईरान ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। अमेरिका भी बार बार ये दावे कर रहे थे कि ईरान कितने दिन टिक पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद हमने देखा ईरान अभी तक टिका हुआ है, हालांकि अपनी बात रखते नजर आ रहा है। ईरान एक कदम पीछे लेने को तैयार नहीं, झुकने को तैयार नहीं, पूरी मजबूती के साथ अमेरिका के सामने खड़े होकर के बात कर रहा है। तो ऐसे में ईरान को इतना कम आंकना, क्या ये चूक हो गई, या क्या समझा जाए कि अमेरिका पहले से ही भाप चुका था कि ईरान इतनी ही मजबूती से लड़ेगा आईआरजीसी की वजह से, या फिर बाकी कोई और देश उसका साथ दे रहा हो? देखिए इसमें ऐसा समझना पड़ेगा, बार बार हम ईरान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं तो आग्रह करूंगा कि ईरान की लड़ाई नहीं है। अच्छा, ईरान के नागरिक खुद प्रताड़ित हैं इन आईआरजीसी से। हाँ। आज के दिन आईआरजीसी रेडिकल्स और इस्लामिस्ट का कंट्रोल है। तो देखिए इनकी मानसिकता, इनकी ट्रेनिंग, इनकी विचारधारा ये है, ये शहीद होने को तैयार है। कहते हैं हम समझौता नहीं करेंगे, और 3 शर्त दुनिया मान ले। पहली शर्त है कि भाई हमको न्यूक्लियर वेपन बनाने दे जिससे चाहे उस पर हमला करें। दूसरी की जो हॉर्मुज जो अंतरराष्ट्रीय एक तरह सी रूट है, उसके ऊपर टैक्स लेने का हमें अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी कह दे कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। इनमें और सी पायरेट्स में क्या फर्क रह गया। और तीसरी चीज ये कहते हैं कि जो हमारे प्रॉक्सीज हैं, प्रॉक्सीज यानी हमास, हिजबुल्लाह, हूती, ये दुनिया में जहां जहां तांडव मचाए इनकी हमें इजाजत मिल जाए। और चौथी है कि जो अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी हम पर दबाव बना रही है वो नहीं बनाए। तो ये देखिए ये अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी को सोचना पड़ेगा। अमेरिका का युद्ध नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। और मैं तो कई बार कह चुका कि ये तो ट्रंप का मतलब वो ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं इसमें, और डर अमेरिका को नहीं हो सकता है। ये हमें समझना पड़ेगा, डरना पड़ेगा दुनिया को, क्योंकि आईआरजीसी की जो आकलन था, ये आकलन देखिए बिल्कुल, और आईआरजीसी ही सबसे ज्यादा जड़ है, जैसा कि आप बार बार भी कहते नजर आ रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, एचएनएन को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।